आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मैं भी इन्हें कहाँ थामना चाह रही थी। एक ऐसा सैलाब जो मुझे पूर्वाग्रहों की चुभन से बहुत दूर ले जाए। पर यह चाह कब किसी की पूरी हुई है जो मेरी होती। प्रश्नों के घेरे में बंद कर पांव उलझ गए और थम गई मैं। पर प्रश्नों का उत्तर इतना पीड़ादायक होगा, ये अकल्पनीय था। पूनम जी, ये निर्णय आसान नहीं है और किसी और की बच्ची को स्वीकारना सहज नहीं है। ऐसा ना हो कि माँ का साया देने की चाह में पिता की उंगली भी छूट जाए। मैं बहुत डरता हूँ, आप फिर से सोच लीजिए, निखिल ने मुझसे कहा था। पर मैं कहीं भी सशंकित नहीं थी। मेरी ममता तो तभी हिलोरे मारने लगी थी जब रिया को पहली बार देखा था। दादी की गोद में सिमटी वो दुधमुही बच्ची स्वयं को सुरक्षा के कवच में घेरे हुई थी। वह कवच जो मेरे निखिल से 7 फेरे लेने के बाद और रिया की माँ बनने के बाद भी न टूटा। माँ, आप रिया को मुझे दे दीजिए, मैं इसे सुला दूंगी। आप आराम से मौसी जी से बातचीत कीजिए। नहीं पूनम, तुम रिया की चिंता मत करो। जाओ देखो निखिल को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ठीक है माँ, इससे अधिक कुछ नहीं कह पाई मैं। कमरे से बाहर निकली तो मौसी जी की आवाज़ सुनकर पाँव वहीं थम गए। ये क्या कमला, तूने रिया को पूनम को दिया क्यों नहीं? जब से आई हूँ देख रही हूँ, तू एक पल के लिए भी रिया को खुद से दूर नहीं करती। इस तरह तो रिया कभी पूनम से जुड़ नहीं पाएगी। आखिर वो माँ है इसकी। माँ नहीं, सौतेली माँ। कैसे सौंप दूँ अपने कलेजे के टुकड़े को इस पराए हाथों में? मैंने निकिता को वचन दिया था कि मैं उसकी बच्ची का ख्याल रखूंगी। तो तूने निखिल की दोबारा शादी क्यों की? दीदी, अभी निखिल की उम्र ही क्या है, सारा जीवन पड़ा है उसके सामने। तन मन की ज़रूरत तो पत्नी ही पूरी कर सकती है। अब दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी संभालें। और रिया? ना दीदी, रिया उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी दादी भी मैं और माँ भी मैं। अपनी बच्ची को सौतेलेपन की हर छाया से दूर रखूंगी। कमला, तू ये ठीक नहीं कर रही। दीदी, ठीक और गलत का हिसाब आप रखो। आज तक कौन सी सौतेली माँ सगी हुई है जो पूनम होगी? ठीक है कमला, तुझे जो उचित लगे वो कर। पर देखना, तेरी ये सोच एक दिन रिया को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। मौसी जी कमरे से बाहर आ गई। तू यहीं खड़ी है पूनम? मुझे देखकर मौसी जी एक पल को सकपका गई, फिर संभलते हुए बोली, तू परेशान मत हो, समय सब ठीक कर देगा। उस समय के इंतजार में एक एक दिन बीतने लगा, पर जैसे बंद मुट्ठी से रेत सरक कर बिखर जाती है, ठीक वैसे ही माँ के दिल के बंद दरवाजों से मेरी ममता टकरा कर लौट आती। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ पूनम, पर क्या करूँ? माँ का व्यवहार मेरी समझ से परे है। उन्होंने तो मुझे भी रिया से दूर कर दिया है। जब भी मैं रिया को गोदी में लेता हूँ, वे किसी न किसी बहाने से उसे मुझसे वापस ले लेती हैं। क्या मेरा मन इससे आहत नहीं होता? पर क्या करूँ? निखिल, मुझे इस घर में आए 10 महीने हो गए हैं और मुझे वो पल याद नहीं जब रिया को मैंने अपनी गोद में लिया हो। माँ क्यों नहीं समझती कि रिश्ते बांधने से बनते हैं? क्या यशोदा माँ, तुम खुद को समझा रही हो या मुझे? तुम भी जानती हो कि तुम्हारी ये उपमाएं निरर्थक हैं। निखिल बीच में ही बोल पड़े। उनकी बात सुनकर मैंने चुप्पी ओढ़ ली। धीरे धीरे समय सरक रहा था और मैं माँ की कड़ी पहरेदारी में अपनी ममता को अपने ही आंचल में दम तोड़ते हुए देख रही थी। मेरी बेबसी पर शायद प्रकृति को तरस आ गया। माँ, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं, उत्साह भरे लहजे में निखिल ने कहा। मैं तो पहले ही दादी बन चुकी हूँ, तू तो पूनम को बधाई दे। चल, अच्छा हुआ, अब कम से कम मेरी रिया से झूठी ममता का नाटक तो बंद करेगी। माँ के स्वर की कटुता दीवारों को भेदती हुई मुझ तक पहुँची और एक पल में ही खुशी के रंग स्याह हो गए। नेहा अपने जन्म के साथ मेरे लिए ढेर सारी आशाएं भी लाई। निखिल,
अब देखना माँ कितना भी चाहें, पर रिया अपनी बहन से दूर नहीं रह पाएगी। काश ऐसा हो, निखिल ने ठंडे स्वर में कहा। जानती थी मैं कि निखिल का विश्वास डगमगा चुका है। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी बेटी के पास होते हुए भी दूर होने की पीड़ा को झेला है। खुद को समझाते समझाते निखिल थक चुके हैं। निखिल की पीड़ा को जब मैं समझ पा रही हूँ तो माँ क्यों नहीं? 9 महीने अपने खून से सींचा है उन्होंने निखिल को, फिर क्यों अपने बेटे को जाने अनजाने दुख पहुँचा रही हैं? क्या सोच रही हो पूनम? नेहा कब से रोई जा रही है? आई एम सॉरी। मैंने नेहा को निखिल की गोद से लेकर सीने से लगा लिया। नेहा का स्पर्श मेरे तन और मन को तृप्त कर गया, पर मन का एक कोना अब भी आशा और निराशा के बीच हिचकोले खा रहा था। रिया बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारी छोटी बहन। रिया नेहा को दूर से ही टुकुर टुकुर देख रही थी, पर मेरी आवाज़ में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह रिया को अपने पास बुला सके। रिया बिना कुछ बोले मुड़ गई और मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो ही नहीं पाई। माँ के जीवन का एकमात्र ध्येय था रिया को असीम स्नेह देना। क्या कभी ममता भी नुकसानदायक हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में देना कठिन है, पर एक बात निश्चित है कि अगर ममता अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो वो बच्चे के लिए घातक बन जाती है। रिया की हर चाह उसके बोलने से पहले पूरी कर देना माँ की पहली प्राथमिकता थी। मौसम के ना जाने कितने रंग आते जाते रहे, पर माँ ने घर में एक ऐसी रेखा खींच दी थी कि पतझड़ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मैं बसंत को लाने की भरसक कोशिश करती रही, इस सच को भूलकर कि इंसान के लाख चाहने पर भी ऋतुएं प्रकृति की इच्छा से बदलती हैं। समय सरकता जा रहा था। अब नेहा स्कूल जाने लायक हो गई थी। निखिल, नेहा का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना जहाँ रिया जाती है। क्या पता दोनों बहनें वहाँ एक दूसरे के करीब आ जाएं। तुम्हें लगता है ऐसा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। माँ ने रिया को किसी और रिश्ते को पहचानने ही कहाँ दिया है। निखिल की कही गई इस सच्चाई को मैं झुठला भी नहीं सकती थी। मेरे भीतर एक गहरी टीस थी कि अगर मैं निखिल के जीवन में नहीं आती तो रिया अपने पिता से यूं दूर न होती। इस ग्लानि से मैं तभी मुक्ति पा सकती थी जब रिया हमें अपने जीवन से जोड़ ले, और नेहा ही मुझे वो कड़ी नज़र आ रही थी, पर यह इच्छा प्रकृति ने ठुकरा दी। मम्मा, दीदी लंच टाइम में मुझसे बात नहीं करती, वे मुझे देखकर चली जाती हैं। मम्मा, दीदी ऐसा क्यों करती हैं? मेरी फ्रेंड की दीदी तो उससे बहुत प्यार करती हैं, अपना टिफ़िन भी शेयर करती हैं। दीदी मुझसे गुस्सा क्यों हैं? क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा था। दीदी आपसे नाराज़ नहीं है बेटा, वे कम बोलती हैं ना, इसलिए। मेरे इस जवाब को सुनकर नेहा कुछ और पूछे बिना किचन में चली गई। निखिल, कल तुम मेरे साथ बाजार चलना, रिया के लिए कुछ कपड़े लाने हैं। माँ, पिछले महीने ही तो क्या हुआ, बच्ची को पहनने ओढ़ने का शौक़ है, और तू जो कल नेहा के लिए कपड़े लाया है। माँ, नर्सरी क्लास में यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए लाना ज़रूरी था, वरना वो तो रिया के पुराने कपड़े पहनती आ रही है। तो इसमें अनोखी बात कौन सी हो गई? हर छोटा बच्चा बड़े भाई बहन के कपड़े पहनता है, और खबरदार जो मेरी बच्ची के साथ भेदभाव करने की कोशिश की। माँ तो सौतेली ही है, अब बाप भी। ये कहते हुए माँ बारामदे में चली गई। निखिल बुत बने माँ को जाते देखते रहे। निखिल, तुम माँ की बात को खामोशी से मान लिया करो। देखो अब तुम्हारा मन भी दुखी हुआ और माँ को भी गुस्सा आ गया। पूनम, क्या माँ से इस घर की स्थिति छिपी है? तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा तो घर की किस्तों में ही निकल जाता है, और ये कैसे संभव है कि रोज रोज। निखिल के स्वर की पीड़ा मेरे मन को बींध रही थी, पर क्या करूं? अपनी बेबसी और लाचारी पर कभी कभी गुस्सा आता। मन करता कि माँ से चीख चीख कर कहूँ कि वे घर को 2 हिस्सों में ना बांटे। किस अधिकार से उन्हें कुछ कहती?
उन्होंने ना तो मुझे अपनी बहू माना और ना ही रिया की माँ। माँ रिया के जितने करीब थी उतनी ही नेहा से दूर। दादी और दीदी के द्वारा दी गई अवहेलना नेहा के भीतर घाव कर रही थी। ये सच मेरी पीड़ा को गहराए जा रहा था। समय की सुइयां टिक टिक करते आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे ना केवल नेहा के घाव भर गए बल्कि उसे अपने और रिया दीदी के बीच का अंतर भी समझ में आ गया। माँ, आपने रिया का रिजल्ट देखा है? 3rd डिवीज़न। निखिल परेशान होकर बोला। तो क्या हुआ? तुझे नौकरी करवानी है क्या उससे? माँ, आप क्यों नहीं समझती कि पढ़ने लिखने का संबंध सिर्फ नौकरी से नहीं है। विद्या अच्छी समझ और सोच देती है। निखिल, ये भी खूब रही। तू बता, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो क्या मुझ में अच्छी सोच और समझ नहीं है? माँ की इस बात को सुनकर निखिल चुप हो गए, पर मैं जानती थी कि उनका मन भीतर ही भीतर चित्कार कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वे बोल पड़े। माँ, आज से रिया को पूनम पढ़ाएगी। बहुत हो गया ये पढ़ाई लिखाई का रोना। जितना पढ़ना है खुद पढ़ लेगी, और अगर तुझे ज़्यादा चिंता है तो घर पर ही इसका ट्यूशन लगा दे। ठीक है, ऐसा ही सही। निखिल ने समर्पण कर दिया। दूसरे दिन से ही रिया को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आने लगा। सिर्फ 2 ही दिन बाद माँ बोली, निखिल, रिया को वो टीचर पसंद नहीं है, बात बात पर डांटता है। ठीक है, मैं बात करूँगा उससे। बात करने की कहाँ ज़रूरत है, निकाल दे उसे और कोई दूसरा रख ले। ठीक है। निखिल ने बात खत्म करने की मनसा से तुरंत माँ की बात पर अपनी सहमति जताई। पूनम, क्या टीचर? नहीं निखिल, ये सच नहीं है। रिया पढ़ाई में कम और इधर उधर ज़्यादा ध्यान देती है। टीचर ने 2-3 बार प्यार से समझाया, पर जब रिया नहीं मानी तो थोड़ा जोर से मैं कहते कहते रुक गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैं समझ रहा हूँ, पर क्या किया जाए। रिया को माँ के लाड प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है कि उसे किसी की ऊंची आवाज़ सुनना तो दूर, बड़ों की सीख सुनना भी गंवारा नहीं। मैं क्या करूँ? कैसे समझाऊँ माँ को कि बच्चे की भलाई के लिए प्यार और दुलार के साथ साथ कठोरता की भी ज़रूरत होती है। पूनम, मैं कैसे भूलूं कि ये वही माँ है जो बचपन में मेरे पढ़ाई ना करने पर पिटाई कर देती थी, और आज निखिल की हताशा से मेरा मन मुरझा गया। माँ के जोर देने पर टीचर बदल दिया गया और फिर कुछ दिनों के बाद रिया को वही शिकायत। निखिल थकने लगे थे और मेरा अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। बहुत ही खींचतान करके रिया ने 12वीं पास की। माँ, रिया अगर पढ़ना नहीं चाहती तो कुछ सीख ले, ऐसा काम जिसमें उसकी रुचि हो, और थोड़ा बहुत घर का काम। चुप कर पूनम, तुझे शर्म नहीं आती जो बच्ची से घर का काम करवाना चाहती है? तेरे सौतेलेपन की डाह आखिर डंक मारने लगी मेरी रिया को। कान खोल कर सुन ले, ये मेरा घर है। अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम सब का बोरिया बिस्तर बांध दूंगी। बेचारी बच्ची पढ़ती कैसे? घर में पढ़ने लिखने का माहौल तो हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे गाल पर माँ लगातार थप्पड़ मारी जा रही हैं, पर यह चोट तो शारीरिक चोट से कहीं अधिक गहरी थी। नेहा जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये सारी बातें सुनकर सहम गई। मम्मा, क्या दादी हमें घर से निकाल देंगी? नहीं बेटा, वे तो बस ऐसे ही। मेरे शब्द गले में अटक गए। एकाधिकार, एकाधिपत्य रिया के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। नेहा, मेरे लिए चाय बना दे। नेहा, पानी लाना। मेरा सूट प्रेस कर देना नेहा। रिया के आदेशात्मक स्वर पूरे घर में गूंजते रहते और नेहा कभी कभी झुलझुला जाती। नेहा, रिया तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ों का काम हमें खुश होकर करना चाहिए। पर मम्मा, दीदी तो बड़ों का काम नहीं करती, दादी तक उनका काम करती हैं। वो दरअसल, नेहा मेरे जवाब से संतुष्ट हो सके मैं ऐसे शब्दों को ढूंढ ही रही थी कि रहने दीजिए मम्मा, जानती हूँ दादी को रिया दीदी का काम करना पसंद नहीं। एक दिन, निखिल, तेरी मौसी का फ़ोन आया था, रिया के लिए रिश्ता बताया है, शाम को जल्दी घर आ जाना। लड़के वालों के घर चलकर
रिश्ते की बात चलानी है। रिया की शादी कैसे निभाएगी रिया शादी के उत्तरदायित्वों को? समझौता, त्याग, समर्पण, ये शब्द तो रिया के शब्दकोश में है ही नहीं और इनके बगैर परिवार के दायित्वों का वहन नहीं किया जा सकता। कहीं रिया जिम्मेदारियों से नहीं, मैं ये क्या सोचने लगी। मैंने स्वयं को धिक्कारा। माँ और निखिल को घर और वर दोनों पसंद आ गए। निखिल, राज करेगी हमारी बेटी वहाँ, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। तभी तो समधन जी ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया है। माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पर माँ, उन्होंने ये भी तो कहा था कि रिया घर की बड़ी बहू बनकर सारे घर को संभाल ले। क्या रिया संभाल पाएगी? मैंने पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी के अवगुण ढूंढ रहा है। माँ बाप तो वे होते हैं जो बच्चों के अवगुण होने पर भी उसे ढक दे। पर तू क्यों ऐसा करेगा? आखिर पूनम की छाया का असर तो आएगा ही। माँ के इस तीखे प्रहार से निखिल सुन्न हो गए और मैं हमेशा की तरह आंसुओं के सैलाब में बहकर इन प्रहारों से दूर बहने की नाकाम कोशिश करने लगी। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब रिया घर से विदा हो गई। ऐसा लगा माँ ने पहली बार खुली हवा में सांस ली हो, जैसे कह रही हो कि देख निकिता, मैंने तेरी बच्ची को सौतेली माँ की छाया से कितना दूर रखा है। मेरी बेचैनी रिया के जाने के बाद बढ़ गई थी। हर समय मन शंकाओं से घिरा रहता था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अभी रिया की शादी को मात्र 2 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह रिया घर आ गई। दादी, दादी, वो दौड़ती हुई माँ के कमरे में पहुंची। निखिल और मैं भी उसके पीछे पीछे भागे। दादी, मुझे उस घर में नहीं रहना। आयुष की मम्मी बात बात पर चिल्लाती हैं और मेरी ननंद और देवर दिन भर मेरे कान खाए रहते हैं। कभी चाय बनाओ तो कभी घर की सफाई करो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तू चिंता मत कर लाडो, मैं बात करूँगी उन लोगों से। तू जा नहा धोकर आराम कर ले। रिया के कमरे में जाते ही माँ बोली, मैं जानती थी ये सब होगा। दहेज इसीलिए नहीं लिया कि घर के लिए नौकरानी चाहिए। निखिल, चल उस आयुष को फ़ोन तो मिला, खबर लेती हूँ उसकी। निखिल कुछ कहते कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा सामने आयुष था। मम्मी, रिया आई है क्या? हाँ बेटा, क्या तुम्हें बिना बताए? जी मम्मी। निखिल और माँ भी कमरे में आ गए। बेटा, तुम्हारे और रिया के बीच कुछ। निखिल के सवाल पर आयुष का चेहरा उतर गया। मम्मी, पापा, रिया की नासमझी ने घर के लोगों को बहुत ठेस पहुंचाई है। इसके तानाशाही व्यवहार से मेरी मम्मी बहुत दुखी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि ये पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं लेना चाहती। सुबह ये आंखें तभी खोलती है जब मम्मी या मेरी बहन मीसू इसके सामने चाय लेकर पहुँची। पूरे दिन कमरे में अकेले बैठकर टीवी देखना, घर के किसी काम में हेल्प करना तो बहुत दूर की बात, अपना काम तक खुद ना करना इसकी आदत में शुमार है। हम सबको लगता था कि समय के साथ ये अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगी, पर रिया का ये व्यवहार अब हम सबकी परेशानी का सबब बन गया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि पिछले 3-4 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका ख्याल तो रखना दूर की बात, उनके कमरे में जाकर हाल चाल तक पूछना रिया ने उचित नहीं समझा। मैंने जब इस बात के लिए डांटा तो ये चीख कर रोने लगी। अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? तुम बिल्कुल परेशान मत हो आयुष, मैं तुमसे रिया के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन यहाँ रह ले, फिर हम खुद ही उसे लेकर तुम्हारे घर आएंगे। मेरे इस आश्वासन के बाद आयुष चला गया, पर माँ के लिए ये सब असहनीय था। तू कौन होती है रिया को समझाने वाली? नहीं जाएगी मेरी बच्ची उस घर में, यहीं रहेगी इस घर में। मेरी बच्ची मुझ पर बोझ नहीं है। नहीं माँ, रिया यहाँ नहीं रहेगी, उसे अपने घर जाना ही होगा। पूनम, तेरी हिम्मत जो तू मेरे सामने। आखिर सौतेली माँ जो ठहरी। गुस्से में माँ दांत किटकिटाने लगी।
माँ, क्या आप जानती हैं कि सौतेला किसे कहते हैं? दुख तो इस बात का है कि कुछ लोगों ने मिलकर माँ जैसे पवित्र रिश्ते को सौतेलेपन का तमगा पहना दिया है। पर कोई रिश्ता कभी सौतेला नहीं होता। सौतेला होता है हमारा व्यवहार, जो कभी भी किसी भी रिश्ते में निभाया जा सकता है। ये कैसी परिपाटी है? अगर माँ जन्म देने वाली ना हो तो उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाए। एक जानवर के साथ जब हम कुछ सालों तक रह लेते हैं तो उससे भी हम घुल मिल जाते हैं। तो फिर रिया तो एक जीती जागती इंसान है। आज जो रिया की स्थिति है उसका कारण आपका अति स्नेह है। आपने उसे इतनी गहरी छांव में रखा है कि वो जान ही नहीं पाई कि जीवन का सच क्या है। माँ, क्या आपने बरगद के पेड़ के नीचे किसी पौधे को पनपते हुए देखा है? नहीं ना। आप वही बरगद की छांव हैं। प्यार और दुलार का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटा ना जाए। आंखें खोलकर देखिए और सोचिए, क्या रिया को बचपन से ही कभी उसे उसकी जिम्मेदारियों को सिखाने की कोशिश की गई? तो फिर एकाएक वो कैसे जिम्मेदार बन सकती है? अब क्या आप ट्यूटर की तरह आयुष को भी बदल देंगी? ये क्या बकवास कर रही है पूनम? तू अपनी मर्यादा में रहे। माँ, मर्यादा मैं नहीं, आप तोड़ रही हैं। रिश्तों की हर मर्यादा आपने रिया के मोह में तज दी। आज आप आयुष के परिवार को खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने रिया को बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना सिखाया? जब जब निखिल या मैंने कोशिश की तो आपने हमें सौतेला कहकर दूर फेंक दिया। रिया ने सिर्फ शासन करना सीखा, पर उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने बड़ों के व्यवहार को अपने जीवन में अंगीकार करता है। माँ, आयुष या उसका परिवार क्यों रिया की हुकूमत बर्दाश्त करेगा? रिश्तों को जोड़ने के लिए प्यार और समर्पण देना होता है। हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही हम तक लौट कर आता है। आप ही बताइए, क्या शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि आज पसंद नहीं तो दूसरा ले आओ? माँ, हमारी बच्ची हम पर बोझ नहीं है, पर अपने अंतर मन से पूछिए, क्या वाकई गलती रिया की नहीं है? बच्चों की गलतियों को सुधारना और सही राह दिखाना ही तो माता पिता का दायित्व होता है। एक पल को मान लीजिए कि रिया सब कुछ छोड़कर यहीं हमारे पास रह जाती है, तो वो करेगी क्या? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वो कैसे अपना जीवन बिताएगी? माँ, आपने तो उसे आत्मनिर्भर भी बनने नहीं दिया। जीवन पाने से अधिक देने का नाम है। मैं हमेशा खामोश रही, पर अगर आज भी मैं चुप रहती तो मैं स्वयं की नज़रों में गिर जाती। सिर्फ इस डर से कि आप मुझे सौतेली माँ कहेंगी, मैं रिया का जीवन बिखरने नहीं दूंगी। माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ हो ऐसा नहीं है। माँ वो भी होती है जो बच्चे का हाथ थाम उसे जीवन पथ पर चलना सिखाए, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराए और इन सब से बढ़कर जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाए। माँ, रिया को अपनी छाँव से मुक्त कर दीजिए, वरना मेरी बच्ची का जीवन यूं ही बर्बाद। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ खामोश थी। उनकी चुप्पी शायद रिया की गहरी छाँव से मुक्ति और उसके जीवन की शुरुआत का संदेश थी। पीछे खड़ी रिया ये सब सुन रही थी। वो दौड़कर मेरे गले लग गई। मुझे यूं लगा जैसे आज मेरा अस्तित्व पूरा हो गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।